हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि भूगोल की क्लासेस हो या किसी जूलॉजी या बॉटनी की क्लासेस हो, आप लगातार कंटेंट आपको मिल रहा है और धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ रहा है। तो मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारा ये जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो भी 5वें यूनिट तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा देंगे और तब तक के लिए अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए और आगे की वीडियोस में भी बने रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर भी कई सारे लेयर हैं। आपने ये देखा अभी तक कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर लेयर है कई सारे, मेटल, कोर और क्रस्ट में ये अलग अलग विभाजित हुई है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह है वो भी एक ही प्रकार का नहीं है, वो भी कई कई प्रकार का है, वो भी कई परतों में विभाजित है और सभी परतों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ सबकी अलग अलग खासियत भी है। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि कौन से परत की खासियत क्या है और कौन सी परत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। जो आज की हमारी क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो धैर्यपूर्वक बने रहिए। इसके पहले वाली क्लासेस में आपने ये जाना कि क्लाइमेट क्या होता है। अभी क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जिसमें हम एटमॉस्फेयर का जो संरचना है, साथ ही साथ हीट बजट पढ़ने वाले हैं, कैसे सूर्य कौन कौन से सूर्य की आने वाली किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं और कितना परसेंट हम एब्जॉर्ब करते हैं और कितना परसेंट हम वापस से सूर्य को भेज दिया करते हैं। ये सारी बातें हम आने वाली क्लासेस में जानने को पाएंगे। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो खास है, वायुमंडल का संगठन और संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण माना जाता है और ये पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए हैं, पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए हैं। क्योंकि आप ये जान चुके हैं पिछली क्लास में कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी और इसके पश्चात जब ये वायुमंडल की संरचना हो रही थी, तो जो द्वितीय संरचना थी, द्वितीय चरण जो था, उस चरण में आपने ये जाना है कि ज्वालामुखी उद्गार बहुत ही ज़्यादा हो रहा था और इसी से बहुत सारी गैसेस पृथ्वी के ही अंदर से बाहर निकली थी और यही सारी गैसें आज एटमॉस्फेयर के रूप में मौजूद हैं। पृथ्वी की ऊपरी कई छोर पर ये ढके हुए हैं पृथ्वी को। अब अगर हम बात करें तो ये जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठक है और साथ ही साथ ये जो हमारी वायुमंडल है उसके निर्माण के लिए बहुत ही प्रमुख प्रमुख तत्वों से मिल करके ये बना हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रमुख गैसें हैं, जल वाष्प है, प्रमुख गैसें हैं, जल वाष्प है, कुछ प्रमुख गैसें हैं, जल वाष्प है और धूल के कण हैं। ये और एरोसॉल भी है। ये सभी जो हैं वो वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल के अंतर्गत ही हैं और ये जो है ये एक सभी प्रकार की गैसों का मिश्रण तो है ही, पर अलग अलग परत में अलग अलग प्रकार की गैसों का मात्रा विभिन्न विभिन्न प्रकार से पाया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ही ऊंचाई तक पाया जाता है। कितने तक? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा है वो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, उससे लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो आप जान चुके हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल वाष्प है वो पृथ्वी की सतह के 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी की सतह से यानी कि क्रस्ट से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसी कैसी ये
मानी जाती हैं। जो हमारा वायुमंडल है उसमें लगभग 2 टाइप की ही गैसें पाई जाती हैं, कुछ स्थायी गैसें हैं और कुछ अस्थायी गैसें हैं। अगर हम स्थायी गैसों की बात करें तो ये वो गैसें हैं जो वायुमंडलीय द्रव्यमान का एक स्थिर भाग बनाती हैं, अर्थात जिनका अनुपात वायुमंडल में हमेशा स्थायी रहता है, वो स्थायी गैसें कहलाती हैं। वायुमंडलीय में उपस्थित प्रमुख स्थायी गैसें जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है। ये सभी क्या है? स्थायी गैसें हैं, यानी कि वायुमंडल में इनकी जो मात्रा है वो स्थायी रूप में मानी जाती है। और अगर हम अस्थायी गैसों की बात करें तो ये वो गैसें होती हैं जिनकी सांद्रता समय स्थान के साथ बदलती रहती है, समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। वायुमंडल में उपस्थित अस्थायी गैसें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सभी हैं अस्थायी गैसों की श्रेणी में आती हैं। तो आप जान चुके हैं कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, स्थायी गैस और अस्थायी गैस। अगर स्थायी गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये सभी स्थायी गैसें हैं। और अस्थायी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सभी अस्थायी गैसें हैं। आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि जिनकी मात्रा हर जगह पर पूरे वायुमंडल में समान है वो स्थायी गैसें कहलाती हैं, और जिनकी मात्रा समय स्थिति के साथ बदलती रहती है, समय स्थान के साथ बदलती रहती है, वो अस्थायी गैसों की श्रेणी में आते हैं। अब जानते हैं जो हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं उनको भी, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से अध्ययन करते हैं। उसी की श्रेणी में सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। ये हमारे वायुमंडल का मुख्य घटक माना जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आए हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसका जो ये कारण है कि ये सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन किसी के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है, बल्कि अन्य सभी गैसें हैं वो आपस में क्रिया कर लेती हैं। ये जैव मंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों और पादपों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है और साथ ही साथ ये ओजोन का मुख्य अंग है। क्या है? सॉरी, ये भोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है, जो हमारा नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन जो है वो भोजन का प्रमुख प्रमुख तत्व माना जाता है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी इसलिए माना जाता है कि कई सारे पादपों के उत्पादन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित होता रहता है। ये जो नाइट्रोजन चक्र क्या है वो हम किसी और दिन आपको डिटेल में समझा देंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 100 से 200 किलोमीटर की मध्य में पाया जाता है। आप जान चुके हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 100 से 200 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, जो भी हमारी पृथ्वी के पृष्ठ से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, जीवन दायिनी ऑक्सीजन, जितना जल उपयोगी है हमारे लिए उतना ही ऑक्सीजन उपयोगी है। ऑक्सीजन की कीमत वो इंसान जानता है बहुत अच्छे से जिसने कोरोना झेल लिया है। कोरोना के टाइम में सबको ऑक्सीजन की अहमियत, वैसे तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी हमारे लिए है ही, लेकिन इसकी अहमियत लोगों को तभी ज्यादा अच्छे से पता चली थी जब कोरोना आया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात अगर दूसरी सर्वाधिक मात्रा में कोई गैस पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन ही है। उसके बाद भी इसकी कमी है, ऐसा माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रियाओं के माध्यम से वातावरण और जीवन के बीच ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। और अगर हम बात करें पृथ्वी पर दहन की क्रिया से ऑक्सीजन के बिना, ये जो दहन की क्रिया होती है ना, वो ऑक्सीजन के बिना असंभव ही है। यह जैव मंडल में पोषक तत्वों के चक्रण और अवशिष्ट पदार्थों के सड़ने की क्रिया में सहयोग प्रदान करता है। और साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है, संतुलित होती है। और अगर इसकी हम स्थिति की बात करें कि ये वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है, तो ये गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। जो ऑक्सीजन है वो सर्वाधिक मात्रा में वहां पे पाई जाती है। अब बात करते हैं आर्गन की।
आर्गन। ये जो आर्गन है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल की तीसरी गैस है जो महत्वपूर्ण है। कुल वायुमंडलीय गैसों में आर्गन की मात्रा 0.93% है। ये एक भारी गैस है जिस कारण यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भारी गैसेस हैं वो नीचे रह गई और जो हल्की गैसेस थी वो ऊपर चली गई थी। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख रूप से थे। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भी आपको क्लियर हो चुका आर्गन के बारे में। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये तीसरी महत्वपूर्ण गैस है जो जीवाश्मों के जलने और विभिन्न प्रकार के जीवधारुओं के श्वसन की क्रिया में वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं श्वास तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर हम इसकी कुल मात्रा की बात करें तो ये पूरे वायुमंडल में सभी गैसों में ये 0.038% की मात्रा में ये पाया जाता है। वर्ष 1750 के बाद वायुमंडल में 30% से अधिक की वृद्धि इसकी हुई थी। ये चीजें आप जान चुके हैं और इसके संतुलन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे पेरिस में जलवायु का समझौता सम्मेलन, ये सब चीजें लगातार की जा रही हैं। अब अगर हम बात करें ओजोन की, ओजोन, ये जो ओजोन गैस है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनता है और ये हल्की नीले रंग की तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है जिसका निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल और क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में और क्षोभ मंडल के मध्य में पाया जाता है। इसका संकेंद्रण जो है वो 10 से 50 किलोमीटर के मध्य होता है, लेकिन 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सघनतम रूप में होता है। ये जहां पर समताप मंडल है और क्षोभ मंडल है उसके मध्य में ये पाया जाता है। समताप मंडल से 10 किलोमीटर ऊपर और 10 किलोमीटर से, यानी कि ये मान लो समताप मंडल है, समताप मंडल है, यहाँ से ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये भी बात आप समझ चुके होंगे। अब आइए बात करते हैं जल वाष्प की। ये जो जल वाष्प है वो पानी की गैसीय अवस्था है। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रहता है। इसके ऊपर ये जा ही नहीं पाता है क्योंकि ये थोड़ा भारी होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में बहुत कमी देखी जाती है। आर्द्र प्रदेशों में यह लगभग 4% तक तथा शुष्क प्रदेशों में और उष्ण रेगिस्तानी और ध्रुवों पर लगभग 1% से भी कम पाया जाता है। तो ये चीजें भी आप समझ चुके हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। यह पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। तो आप ये चीज जान चुके हैं कि ये जो जल वाष्प है वो किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी के लिए एक कंबल का कार्य करती है जो पृथ्वी को ना बहुत अधिक ठंडा होने देती है और ना ही बहुत अधिक गर्म होने देती है। ये समस्त मौसमी परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस है। जल वाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल ये सभी बनते हैं और वर्षा होती है। ये जो जल वाष्प है इसकी वजह से ही वर्षा होती है। इंद्रधनुष और प्रभामंडल जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जल वाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी चीज आप समझ गए होंगे कि जल वाष्प की वजह से ही हमको इंद्रधनुष और प्रभामंडल जैसे बहुत सारे सुंदर दृश्य जो हमारे आकाश में बनाए जाते हैं वो हमें इसकी वजह से ही देखने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं एरोसोल क्या है। एरोसोल क्या है? वायुमंडल में आपने जाना अभी तक बहुत सारे गैसों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, ओजोन के बारे में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये सभी के बारे में आप जान चुके हैं। उसी के अंतर्गत जो धूल कण होते हैं, राख होते हैं, ये जो कालिकपन होता है और साथ ही साथ जो पराग कण होते हैं, ऐसे जैविक जो पदार्थ होते हैं ना, इनके वो उसी के अंतर्गत ये आते हैं। एरोसोल उसी के अंतर्गत आते हैं। एरोसोल, और या तो इसको धूल कण भी कह सकते हैं, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं?
आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह ये कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होता है तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धूम कोहरे का निर्माण होता है। अब आइए बात करते हैं मीथेन के बारे में। ये कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ मिलकर के एक रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, तभी मीथेन बनता है, जिसको हम CH3 के नाम से याद करते हैं। यह एक प्रकार की रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसे मार्श या मिथाइल हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। यह आसानी से प्रचलित होती है। यह एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। क्या बात करते हैं? वायुमंडल की संरचना। अभी तक आप समझ रहे थे वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल कितने कितने प्रकार के गैसों से मिलकर के बना हुआ है। अब अगर हम बात करें इसकी संरचना की, जो कि मैं कभी साहब से बात करी हूँ कि क्षोभ मंडल में होता है तो समताप मंडल में होता है, तो आपके दिमाग में भी ये चीजें आती ही होंगी ना कि ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल क्या है ना। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। लेकिन जो इसका जो वायुमंडल की संरचना के अध्ययन के लिए जो इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो 2 आधार पर किया गया है। एक तो उसके गर्माहट के आधार पर, यानी कि तापीय विशेषता के आधार पर, और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर बांटा गया है। तो अभी हम आने वाले कुछ सेकंड में हम ये जानेंगे कि तापीय विशेषता के आधार पर जो वायुमंडल की परतें हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, साथ ही साथ रासायनिक विशेषता के आधार पर, क्योंकि ये जो गैसें होती हैं, ये गैसों की प्रकृति के आधार पर इनको बांटा गया है। मेनली ऐसा देखा जाता है। पर आइए हम जानते हैं कि ये क्षोभ मंडल क्या होता है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये है सबसे निचली परत, ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। एक सेकेंड, ये है ट्रोपोस्फियर, सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, यानी कि बताओ, यानी कि अभी मैंने बताया, यानी कि क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो कि आप जान चुके हैं। इसे हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं या फिर विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह परत का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण कौन किया था भैया, बताओ ये भी? टिकरेंस डी बोट ने किया था। किसने किया था? टिकरेंस डी बोट ने किया था। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो लगभग मानी जाती है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उससे ये 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्षोभ मंडल है वो पाया जाता है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। ठीक है, आप ये भी समझ चुके हैं कि जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर इसकी जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर ये 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर हम क्षोभ मंडल की मोटाई की बात करें तो ये विषुवत वृत्त पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा अधिक है, क्योंकि मजबूत संवहन धाराओं के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। अब हम बात करें क्षोभ मंडल, पारिस्थिति और मौसम की जलवायु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसकी दृष्टि से? मौसम और जलवायु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे वो वाष्पीकरण हो गया, संघनन हो गया, वर्षण हो गया, कोहरा हो गया, ये जो बादल हो गया, ये जो पाला हो गया, ये जो ओस हो गया, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो लगभग इसी में घटित होती हैं। वर्षा हो गई, ये सभी चीजें उसी में होती हैं। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का तापमान 75% क्षोभ मंडल में ही होता है, क्योंकि जितनी भी भारी गैसेज हैं वो नीचे ही रह जाती हैं, निचली परत में ही। तो जो निचला परत है वो क्षोभ मंडल है, तो इसी में ही अधिकतर गैसें इसी में पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के दर से घटता है। तापमान में गिरावट की इस दर को ही हम सामान्य पतन या फिर ह्रास दर कहते हैं।
क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा जो अलगाव होता है, क्योंकि मान लो ये क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर ही समताप मंडल है, तो समताप मंडल के और क्षोभ मंडल के बीच को जो अलग करता है उस रेखा को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। अब हम जानते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को ही हम समताप मंडल कहते हैं। धरातल से जो हमारा समताप मंडल है उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। तो आपको ये याद हो चुका है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है वो कहाँ तक की ऊंचाई रखता है? हमारा जो क्रस्ट है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, उससे वो 13 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन है? क्षोभ मंडल है। लेकिन जो समताप मंडल है वो पृथ्वी के क्रस्ट से उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इस परत की खोज उन्होंने किया था जिन्होंने क्षोभ मंडल की थी, आप जान चुके हैं। इनकी खोज टीजरेस डी चोट के द्वारा की गई थी। सॉरी, इन्होंने वो दोनों अलग अलग थे, मैंने गलती से बोल दिया। अब बात करें समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसी में ओजोन परत पाई जाती है। कौन पाई जाती है? ओजोन परत। और ओजोन परत की क्या अहमियत है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमीय परिघटनाएं नहीं होती हैं। कोई भी मौसमीय परिघटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ने के लिए हम इसी सीमा को ही मानते हैं। अब इसके नीचे जो भी है, यानी कि क्षोभ मंडल जो था, वहां पर वर्षा की क्रिया होती है, बादल बनता है, हिमपात होता है, ये सभी क्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ उसमें जेट स्ट्रीम भी चलता है। तो वहां पर वायुयान का उड़ना उतना आसानी से नहीं हो पाता है, बल्कि जो हमारा ये समताप मंडल है, यहाँ पर वायुयान उड़ना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हवाएं हैं वो क्षैतिज दिशा में चलती हैं और कोई भी मौसमी दशाएं नहीं होती हैं। अब मान लो हमारा वायुयान अगर चल रहा हो, मान लो हमारा वायुयान चल रहा हो और हम अभी क्षोभ मंडल की बातें करें, क्षोभ मंडल की बातें करें, तो यहाँ पे क्या वर्षा हो रही है, वर्षा भी हो रही है, बादल बन रहा है, हाँ, हिमपात हो रहा है, और भी कई सारी मौसमी क्रियाएं हो रही हैं। साथ ही साथ इसमें जेट स्ट्रीम चल रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जेट स्ट्रीम चल रही है, और जेट स्ट्रीम अगर चल रही है, आप जानते हैं कि जेट स्ट्रीम का जो प्रेशर होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। मान लो वो 300 की स्पीड से वो चल रहा है, 300 की स्पीड से वो चल रहा है, और भी हाई चल सकता है, जेट स्ट्रीम की बात ही अलग है। तो और मान लो इधर से जेट स्ट्रीम चल रही है, तो हमारा वायुयान इधर से अगर मान लो बहते चल रहा है, तो हमारा तो वहीं पे क्रैश हो जाएगा ना वायुयान जो भी है, क्योंकि भैया वो जेट स्ट्रीम की धारा को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, वो जेट स्ट्रीम की धारा को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बादल हैं उनके बीच में भी अगर हमारा ये वायुयान चलेगा तो वो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, क्योंकि बादल के बीच में जैसे ही वो जाएगा वैसे ही वो क्रैश हो जाएगा। अब जो हमारे वायुयान है वो समताप मंडल में क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं वो क्षैतिज चलती हैं, क्षैतिज चलती हैं। क्षैतिज चलने की वजह से उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है वायुयान को आगे बढ़ने में। तो ये चीज़ें लगभग आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस चल रहा होता है। अब आते हैं मध्य मंडल की बात करते हैं। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल में बहुत सारी जो इस मंडल में क्या होता है कि जो अभी तक क्या हुई थी, हमारी जो तापमान में कमी आई थी, वृद्धि हुई थी, तो कमी आई थी, तो इसके बाद यहाँ पे वृद्धि होती है, क्योंकि जो हमारा बीच में आयन मंडल पाया जाता है, बीच में ओजोन पाया जाता है, सॉरी, ओजोन पाया जाता है, अभी पाया गया था समताप मंडल में ओजोन। तो समताप मंडल में ओजोन जो है वो टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा देता है। तो ये जो मध्य मंडल में है, यहाँ पे तापमान पहले थोड़ा बढ़ा रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारा तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं आयन मंडल की। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। अब अगर हम बात करें आयन मंडल में,
तो इसमें आयनों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये जो हमारी पृथ्वी जो है वो चुंबकीय गुणों से जो भी छोटे-छोटे कण अपनी ओर आकर्षित करती है वो इसी मंडल में रहते हैं। वो सभी इसी मंडल में रहते हैं और फिर ये जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको बहुत ही उनका हम हेल्प लेकर के यहीं पर रेडियो तरंगे पाई जाती हैं और इन्हीं का हेल्प लेकर के हम संचार की क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो आप ये जान चुके हैं आयन मंडल की वजह से ही संचार की क्रियाएं हो पाती हैं। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की। तो बहिर्मंडल में ये सबसे ऊपरी संस्तर है जिसका विस्तार आयन मंडल से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में है। यहाँ पर वायु का घनत्व बहुत कम हो जाता है जिसके कारण यह यहाँ पे निहारिका जैसी प्रतीत होती है। इस मंडल में वान एलेन रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। सॉरी, मैंने पिछले में बोल दिया था, पिछले वाले में पृथ्वी के द्वारा आकर्षित कण नहीं पाए जाते हैं, जो मैंने पहले बोल दिया है कि बल्कि यहाँ पे आयन मंडल में छोटे छोटे जो आयन होते हैं, छोटे छोटे जो आयन होते हैं वो कण पाए जाते हैं, बल्कि चुंबकीय वाले यानी कि जो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित किए गए हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बल्कि जो बहिर्मंडल है वहाँ पर जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से जो आकर्षित किए जाते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सममंडल की। ये जो सममंडल है वो जो रासायनिक अभी तक हम पढ़ रहे थे तापीय गुणों के आधार पर जो हम बांटे हुए हैं पूरे स्फीयर को, एटमॉस्फेयर को। अब हम बात करते हैं रासायनिक, यानी कि जो सभी तत्व हैं, जो भी क्षोभ मंडल और समताप मंडल में तत्व पाए जाते हैं, जो गैसेस पाई जाती हैं, उनकी रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर अभी विभाजित किए गए हैं ये दो भागों में। एक सममंडल है और दूसरा है विषम मंडल। आइए बात करते हैं सममंडल की। तो ये निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है। ये सागर तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस मंडल को सममंडल कहने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सभी गैसों का अनुपात एक जैसा होता है ऊंचाई के संदर्भ में। अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मान्य जो है वो सभी गैसों में अधिक होती है। मतलब ये जो मंडल है सममंडल, इसमें जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उसमें सबसे अधिक जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सममंडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये आप जान चुके हैं। अब हम जानते हैं विषम मंडल क्या है। इस मंडल के विभिन्न परतों के मध्य उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, इस कारण से इनको हम विषम मंडल की संज्ञा दी जाती है। अब अगर हम बात करें तो इसमें ये जो परत है इसमें 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। एक है आणविक नाइट्रोजन परत, दूसरी है आणविक ऑक्सीजन परत, तीसरी हीलियम परत और चौथी आणविक हाइड्रोजन परत। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है जहाँ पर उसको हम आणविक नाइट्रोजन परत के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है उसको आणविक ऑक्सीजन परत कहते हैं, और जहाँ पर हीलियम के अणुओं की प्रधानता होती है उसको हीलियम परत कहते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की उसको हम आणविक हाइड्रोजन परत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जानने को पाए होंगे। साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा नोट भी मिल गया है। इसको लेकर के आप वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाली क्लासेस के लिए भी आप तैयार रहिए। हम लगातार आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ।